सिर्फ एक प्लेयर में देखते हैं। अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग प्लेयर दिया गया है, तो आप लोग ना अलग अलग प्लेयर में देखें। अगर एक प्लेयर आपके मोबाइल में अगर ना सपोर्टेड है तो दूसरा प्लेयर आपके मोबाइल में सपोर्ट करेगा और वो जरूर चलेगा। ये हम सबसे पहले ही बता दिए क्योंकि कल जैसा प्रॉब्लम ना आए। आइए आज हम लोग हिस्ट्री का वो 6ठा नंबर चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो पढ़ रहे थे उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर को पूरा ही कर दें। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सब बच्चे लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो एक बार बता दीजिए कि यस सर आई एम रेडी। एक बार फटाफट से बता दीजिए। अगर सारे बच्चे तैयार हैं तो एक बार फटाफट से बताइए कि हाँ सर जी हम तैयार हैं। बिल्कुल भाई, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे शहरों का विकास कैसे हुआ, इसी के बारे में पढ़ा रहे थे ना। शहरीकरण एवं शहरी जीवन में क्या है, यही तो पढ़ा रहे थे कि शहरों का विकास कैसे हुआ है। हाँ सर जी आज कंप्लीट ही कर दीजिए। अरे वाह क्या बात है, तो कंप्लीट ही कर देते हैं ना। कल हमने एक लिस्ट बनाए थे, अभी कौन कौन सा चैप्टर हमारा बचा हुआ है पढ़ाने के लिए उसका नाम एक लिस्ट तैयार किए थे। और जो लिस्ट तैयार किए उसमें जो भी चैप्टर अब बचा हुआ है वो बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। देखने में संख्या आपको भले लगेगा कि अरे अभी तो इतना चैप्टर बचा हुआ है। जैसे हिस्ट्री में 2 चैप्टर आपको लगेगा कि मतलब ये खत्म होने के बाद भी 2 चैप्टर और बचा हुआ है, लेकिन वो 2 चैप्टर सिर्फ 2-2 क्लास का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर ही नहीं है। तो अब जो भी चैप्टर बच गया है ना वो सब छोटा छोटा चैप्टर है। मेन सिलेबस अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों आज हम लोग ना शहरीकरण एवं शहरी जीवन चैप्टर यानी इस चैप्टर को आज खत्म करने का प्रयास करते हैं। हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले शहर का विकास कैसे हुआ। गांव बना, गांव से हाट बना, हाट से बड़ा बड़ा कस्बा बना, फिर उसके बाद और बड़ा शहर बना, फिर नगर बना, फिर महानगर बना। इस तरीके से करके ना गांव से शहर, नगर, महानगर का विकास हुआ है। दूसरी बात हम आपको यह भी बता रहे थे कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ यानी कि इंग्लैंड में जब मशीनरी युग का शुरुआत हुआ तो बहुत सारे किसान मजदूर बन गए। बहुत सारे छोटे मोटे किसान जिनके पास छोटा मोटा जमीन था उनका बेचारा जमीन छीना गया, वो मजदूर बन गए और वे शहरों में फैक्ट्रियों में जाकर के काम करने लगे और फैक्ट्री के अगल बगल में ही झोपड़ी पट्टी बना करके, स्लम बना करके बस गए और धीरे धीरे वो जगह क्या हो गया, बड़े शहर में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब तो हम आप लोगों को बता ही दिए थे, ठीक है ना। ये सब तो हम आप लोगों को बता दिए थे। शहरों के विकास के बारे में बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे शहर का विकास हुआ। श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग का आगमन शहर में कैसे हुआ ये भी बताए कि भाई फैक्ट्री में काम करने के लिए आए, धीरे धीरे इसलिए उनका भी आगमन शहरों में हो गया। फिर गांव और शहर में अंतर हम आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो। याद है कि नहीं है? गांव और शहर में अंतर भी बता दिए थे, अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो तो। बिल्कुल बताए थे सर जी। तो गांव और शहर में अंतर भी बता दिए थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों नगरों में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं वो बहुत कम है। इस प्रकार से चीजें जो भी था ना हम आप लोगों को बता दिए थे। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। इतना तो आपको पता चल गया है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कौन से देश में आया था। बताओ बाबू एक बार जल्दी से कमेंट करके, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कौन से देश में आया था, एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कौन से देश में आया था? ये तो आपको पता है कि इंग्लैंड में आया था सबसे पहला औद्योगिक क्रांति। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ, ठीक है ना। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुआ। ये तो आपको पता है, बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड तो बहुत बड़ा न है, उसमें कौन सा शहर या फिर कौन सा नगर बना सबसे पहले? पूरे इंग्लैंड में सबसे पहला नगर कौन सा था? तो याद रखिएगा, अगर 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 नगर का बात करें, पहला नगर, ठीक है ना, पूरे इंग्लैंड भर में सबसे पहला नगर कौन सा था? तो याद रखिएगा अगर नगर का बात करेंगे तो आएगा लंदन, ठीक है ना। लंदन का तो नाम सुने होंगे आप लोग। तो इंग्लैंड में जो सबसे पहला नगर बना वो कौन था? लंदन था, ठीक है ना। यह इंग्लैंड का एक बड़ा नगर हो गया, बड़ा शहर भी कह सकते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, उसके अलावा इंग्लैंड में एक और बड़ा शहर था। उसके अलावा इंग्लैंड में एक और बड़ा शहर था और उसका नाम था मैनचेस्टर। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में ना एक और बड़ा शहर था, एक और बड़ा शहर, ध्यान रखिएगा, बड़ा शहर, नाम क्या था? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ये इंग्लैंड का एक बड़ा शहर था। और ये बड़ा शहर कैसे बन गया? मजदूरों के कारण, क्योंकि बहुत भारी संख्या में मजदूर बाहर से मैनचेस्टर में आए थे, क्योंकि मैनचेस्टर में फैक्ट्री ये सब बहुत लगा था, ठीक है ना, मैनचेस्टर में फैक्ट्री ये सब बहुत लगा था। ग्रामीण इलाकों से जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, वो मैनचेस्टर में आकर के बसे थे और इसलिए मैनचेस्टर एक बड़ा शहर बन गया था, ठीक है ना। मैनचेस्टर में बहुत ज्यादा कपड़ा का मिल था, ध्यान रखिएगा, कपड़ा का मिल ना यहां पर सबसे ज्यादा था। मैनचेस्टर में बहुत ज्यादा कपड़ा का मिल था और उन्हीं कपड़ा के मिल में काम करने के लिए श्रमिक वर्ग के लोग गांव से मैनचेस्टर शहर में आते थे। तो इंग्लैंड में दो बड़े शहर, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का दो बहुत बड़ा बड़ा शहर, कौन कौन बाबू? तो इंग्लैंड का बड़ा शहर, एक तो सबसे पहला ये हो गया लंदन, जहां पर कि आप जाने के लिए सब लोगों की इच्छा होती है भाई। सब लोग गुस्से में बोलते हैं कि हाँ तू बड़का लंदन चली जाई है, बोलते हैं ना, जबकि मान लिया कि कोई उसाता है तो कहता है ना कि हाँ तू एकदम लंदन से आ रहा है ना, होता है कि नहीं होता है। तो पहला शहर जो है ना वो लंदन ही है इंग्लैंड का, और दूसरा बड़ा शहर जो है वो मैनचेस्टर है, ध्यान रखिएगा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि भाई शहरों का संख्या बढ़ने लगा, धीरे धीरे शहरों का संख्या बढ़ना शुरू हो गया। आपको हम बता रहे हैं बाबू, 1750 ईस्वी तक, कितना तक? 1750 तक, 1750 तक लंदन की जनसंख्या, 1750 तक लंदन की जनसंख्या कितना था पता है? 1750 ईस्वी तक लंदन का जनसंख्या कितना था पता है आप लोगों को? 6,75,000। सर इतना सा, बस इतना सा? अरे 6,75,000 1750 ईस्वी में था, ये भी तो सोचिए, 6,75,000। उसमें भी सिर्फ एक शहर का जनसंख्या इतना था, लंदन, ठीक है ना, 6,75,000। सारे बच्चों को समझ में आया? सर लंका शहर, हाँ लंका शहर भी एक शहर था, ठीक है ना, जैसे लंदन एक शहर था, मैनचेस्टर एक शहर था, वैसे ही एक शहर और था, ठीक है ना, लंका शायर, ठीक है ना, लंका शायर। आप लोगों को तो हम पढ़े किए हैं, देखिए आप लोगों को सब याद है, ठीक है ना। लंका शहर भी, ये लंका शायर भी एक बड़ा शहर था, ठीक है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं लंदन का। लंदन का जो जनसंख्या था 1750 ईस्वी के आसपास तक 6,75,000 था, सोचिए। और यह जनसंख्या बहुत तेजी के साथ शहरों में बढ़ रहा था, ऐसा नहीं था कि जनसंख्या फिक्स था, क्योंकि लगातार गांव से मजदूर लोग शहर की ओर भाग रहे थे। जैसे पटना का जनसंख्या देख लीजिए, अभी पटना का जनसंख्या प्रत्येक साल बहुत बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? बाहर से लोग आकर के पटना में बस जा रहे हैं, बाहर से लोग आकर के पटना में बस जा रहे हैं। हर एक साल देखिएगा पटना का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ठीक है ना। आज देखिएगा कि यहां तक घर बना हुआ है, एक साल के बाद देखिएगा अरे घर तो वहां तक सबके बन गया, इतना मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है। मतलब ये पटना जैसे शहर का संख्या इतना बढ़ रहा है। और वहां तो भाई शुरुआत में औद्योगिक क्रांति हुआ था, सब मजदूर लोग गांव छोड़ करके सब शहर में और भाग रहे थे। तो 1750 तक लंदन की जनसंख्या 6,75,000 हो गया। और यही जनसंख्या 1810 से 1880, 1810 से, ध्यान रखिएगा, 1810 से 1880 आते आते आपको पता है कि यही जनसंख्या कितना हो गया? अंदाज लगाओ आप लोग, कितना हुआ होगा, बताओ तो बाबू, जल्दी से अंदाज लगाइए, जल्दी से बताओ बाबू। सर आपके हाथ में क्या हुआ? जल गया है भाई, हाथ ना जल गया है, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत है। कितना? 40 लाख। अरे वाह, लगता है पिछले वर्ष वाला आप लोग क्लास करके आए होंगे, ठीक है ना। 40 लाख, बहुत बढ़िया, 40 लाख। जो बच्चे पिछली क्लास से रिवीजन करते हैं ना, वो बच्चे पहले से जवाब बता करके तैयार रखते हैं, सर इतना होगा। यही अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने वाले जो ओरिजिनल बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग पिछले साल वाला क्लास किए होंगे, हालांकि हम रिकॉर्डेड क्लास तो दे ही दिए हैं आप लोगों को, 2024 का रिकॉर्डेड क्लास। तो जो बच्चे करके आते हैं ना, वो देखिए हम पढ़ाने से पहले जवाब बताते हैं, और जब जवाब बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को पहले से याद है। तो ये सब ना बड़ा अच्छा लगता है। ध्यान रखिएगा, 1810 से 1880 तक जनसंख्या 6,75,000 से बढ़कर के 40 लाख हो गया। सोच लीजिए, इतना तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ा लंदन का। मतलब कहने का अर्थ यह था कि शहरों का जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, ठीक है ना। शहरों का जो जनसंख्या था वो बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा था, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। अच्छा, उस समय सर कौन सा फैक्ट्री लगा हुआ था लंदन में? कितना लोग काम करने के लिए जा रहे थे? आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि लंदन में किस चीज का फैक्ट्री था।
लंदन में सर किस चीज का फैक्ट्री था? तो बाबू आप लंदन के 5 बड़े उद्योग याद रखिएगा, लंदन के 5 बड़े उद्योग, ठीक है ना, लंदन के 5 बड़े उद्योग, लंदन के 5 बड़े उद्योग। अगर लंदन के 5 बड़े उद्योग की बात की जाए तो सबसे पहला उद्योग जो आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों छपाई उद्योग, स्टेशनरी उद्योग, ठीक है ना। जो छपाई होता था ना, किताब उताब का छपाई होता था, कपड़ा पर छपाई होता था, तो वो छपाई उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, जिसमें कि कपड़ा उद्योग ही मान सकते थे, ठीक है ना। कपड़ा उद्योग में ही छपाई और स्टेशनरी उद्योग ये सब आता था, ठीक है। तो छपाई उद्योग, ठीक है, छपाई उद्योग में आता था स्टेशनरी उद्योग। तो छपाई उद्योग या कपड़ा उद्योग में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। दूसरा हम कह सकते हैं जूता उद्योग, जूता बनाने वाला फैक्ट्री बहुत सारा था, ठीक है ना। तो जूता उद्योग भी इंग्लैंड में बहुत सारा था, तो जूता उद्योग भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरा था धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग। किताब में आपका ना कुछ यही सब उद्योग के बारे में दिया, इंजीनियरिंग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, ध्यान रखिएगा, धातु एवं इंजीनियरिंग जय हर्षिकार होगा ना, एक मिनट, ठीक है, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग याद रहेगा। हाँ, तो पहला हो गया छपाई उद्योग, स्टेशनरी उद्योग, जूता उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग। इसके बाद था लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग, लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग, लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग। फिर उसके बाद कुछ दवाई उद्योग ये सब था, ठीक है। दवाई उद्योग भी आप लिख सकते हैं चिकित्सा उपकरण, मतलब जो इलाज करने के लिए जो उपकरण बनता है, तो चिकित्सा उपकरण हो गया, खाड़ी उद्योग हो गया, कीमती धातुओं का जो वस्तु बनता था तो वो सब बनता था, ठीक है ना। चिकित्सा उद्योग हो जाएगा, घड़ी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। खड़ी उद्योग के बाद और क्या बताए थे? खड़ी उद्योग के बाद चिकित्सा उद्योग बताया ना, तो चिकित्सा उद्योग याद रखिएगा, चिकित्सा उद्योग इत्यादि कर देते हैं। तो उस समय इंग्लैंड में ये सब क्या थे? बड़े बड़े उद्योग थे। आपसे परीक्षा में हो सकता है पूछा जाएगा कि लंदन के 5 प्रमुख उद्योग का नाम बताएं, लंदन के 5 प्रमुख उद्योग का नाम बताएं। हाँ, अच्छा, अभिनंदन कुशवाहा लिख रहे हैं कि सर मैं क्लास 9th का विद्यार्थी हूं और मैं टॉपर बैच में जुड़ा हुआ हूं। सर मुझे बहुत खुशी होती है आपका जलवा देखकर। अरे वाह, क्या बात है, अभिनंदन, आपका अभिनंदन है। 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं लेकिन 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं, सोच लीजिए, बहुत बढ़िया है, मन लगा करके पढ़िए, ठीक है ना। सर फर्नीचर उद्योग क्या है? लकड़ी से जो सामान बनता है ना उसको फर्नीचर कहते हैं। जैसे लकड़ी से कुर्सी बन गया, टेबल बन गया, चौकी बन गया, पलंग बन गया, कुछ भी, अलमीरा बन गया, तो उसको फर्नीचर कहते हैं। तो लकड़ी से जो सामान बनता है ना उसको फर्नीचर कहा जाता है, बस यही है। इंजीनियरिंग उद्योग क्या होता है? इंजीनियरिंग उद्योग कहने का मतलब कि कोई ऐसा टेक्निकल उद्योग, ठीक है ना, कुछ ऐसा टेक्निकल उद्योग जिसमें कि इंजीनियरों का जरूरत पड़े और वो अपनी इंजीनियरिंग का प्रयोग करके कोई ऐसा वस्तु बना दें, तो उसको इंजीनियरिंग उद्योग कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है ना बाबू। तो ये सब उद्योग जो था वो मुख्य रूप से लंदन में था। कहां में था? लंदन में था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब आपके मन में यह विचार नहीं आ रहा है कि सर जब इतने सारे लोग गांव से उठ करके का एक लंदन में चले गए तो लंदन में रहने के लिए क्या व्यवस्था था? लंदन में आखिर रहने के लिए व्यवस्था क्या था? लोग रहते कैसे थे? तो रहने का क्या व्यवस्था था बाबू, अब जरा आप लोग देख लो। लंदन में रहने का जो व्यवस्था था लोगों को, वो किस तरीके का था? जैसे हम आप लोग को इसके पहले स्लम के बारे में बताए थे, आपको याद होगा भी, ठीक है ना। स्लम के बारे में बताए थे, याद था कि झोपड़ी पट्टी बना करके रहते थे। तो लंदन में क्या था कि कुछ लोग इस प्रकार के अपार्टमेंट में रहते थे। एक बड़ा सा मतलब घर रहता था और उस घर में छोटे छोटे रूम रहते था। क्या समझ में आ रहा है ना? रूम रहता था, मतलब एक अपार्टमेंट टाइप का, एक बड़ा घर बना दिया, उसमें छोटा रूम बना दिया और उसी में लोग सब जो गांव से जाते थे मजदूरी करने के लिए ना, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग उसी में रहते थे। और उसको अपार्टमेंट नहीं कहते थे उस समय उसको कहते थे टेनेमेंट्स। उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे टेनेमेंट्स। तो आपसे परीक्षा में सवाल भी आ सकता है कि टेनेमेंट्स क्या है, परीक्षा में सवाल भी आ सकता है कि टेनेमेंट्स क्या है। तो लिखिएगा कि काम चलाओ और बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट यानी मकान, ठीक है ना, जहां पर कि मकान है लेकिन उस मकान के अंदर बेहिसाब भीड़ है, ठीक है। ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते थे।
क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग ये सब रहते थे ना, तो बहुत ठूस ठूस करके, मतलब एक रूम में 5 लोग 7 लोग रह रहा, इस तरीके से करके लोग रहते थे। तो उसको क्या कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, बताइए जल्दी से। टेनेमेंट्स। ऑब्जेक्टिव में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछ सकता है, 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछ सकता है कि ये टेनेमेंट्स से आप क्या समझते हैं। तो बताइएगा कि टेनेमेंट्स काम चलाऊ और बेहिसाब भीड़ वाला एक अपार्टमेंट जैसा मकान था, जहां पर कि गरीब इलाकों में जो मतलब ये बनाया गया और जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग यानी मजदूर वर्ग के लोग अधिक संख्या में रहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे हाँ भाई, दीपावली में ही हमारा हाथ जो है ना वो डैमेज कर गया है। अब बड़ा मुश्किल से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग हैं कि पूछने में लगल हैं क्या हुआ सर जी, चल गया बस, सोच लीजिए। हाँ, टेनेमेंट्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कुछ लोग ना मतलब यहां तो रह जाते थे, अब कुछ लोग तो टेनेमेंट्स में रह जाते थे, अब कुछ लोग रैन बसेरा में रहते थे। रैन बसेरा मतलब समझते हैं, बताओ बाबू। रैन बसेरा होता है जहां रात गुजारी जाए, ठीक है ना, रैन बसेरा जहां पे कि अच्छे तरीके से रात गुजार ली जाए, उसको रैन बसेरा कहते हैं। तो रैन बसेरा कुछ लोग वहां पर जाकर के रहते थे इस तरीके से, जहां पर एक बड़ा सा हॉल जैसा बना हुआ है और सब लोग बिछौना बिछा करके सुतल है, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं रैन बसेरा। जैसे आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि जूम करके दिखाएं, ठीक है ना। तो ये हो गया रैन बसेरा, जहां पर कि गरीब लोग जाते हैं, रात को सोते हैं और अच्छे तरीके से कम रात अपना बिता लेते हैं। तो स्थानीय शासन की ओर से जाड़ों में लोगों को रहने के लिए रैन बसेरा और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी, जहां रह करके सुख से रात बिताई जाती हो। तो जो लोग गांव से शहरों में जाते थे काम करने के लिए, वो लोग रैन बसेरा में भी रह जाते थे, ठीक है ना। वो लोग कहां रह जाते थे, रैन बसेरा में। असिका कुमारी लिख रही है कि सर हाथ आपका जला है और दर्द हमें हो रहा है। वाह क्या बात है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई बहन में अक्सर ये होता है, बहुत बढ़िया। या फिर भाई भाई में अक्सर ये होता है, इतना प्यार करते हैं तब तो, थैंक यू सो मच। चलिए, तो समझ गए ना कि मजदूर लोग कहां रहते थे, मजदूर लोग कहां रहते थे बाबू। पहला तो टेनेमेंट्स में, दूसरा रैन बसेरा में रह जाते थे, रैन बसेरा में रह करके रात गुजारते थे, या तो फिर झोपड़पट्टी में रहते थे। झोपड़पट्टी मतलब समझ रहे हैं, झोपड़पट्टी मतलब समझ रहे हैं बाबू, बताओ जल्दी से, बताओ बाबू। झोपड़पट्टी मतलब समझ रहे हैं। झोपड़पट्टी कहने का मतलब होता है एक ही जगह पर ढेर सारा झोपड़ी बना करके लोग रह गया, ठीक है ना, एक ही जगह पर ढेर सारा लोग झोपड़ी बना करके रह गया, उसको क्या कहते हैं, झोपड़पट्टी कहते हैं। तो झोपड़पट्टी शहर के गरीब के लिए आवास की सुविधा, मतलब जो शहरों में गरीब लोग होते थे ना, उनके लिए रहने का जो व्यवस्था होता था, एक झोपड़ी जैसा बना लिया जाता था इस तरीके से। इसमें हवा निकासी का इंतजाम नहीं था, इसमें आग लगने का भी खतरा बना रहता था। अब फूस का झोपड़ी है भाई, तो हमेशा आग लगने का खतरा बना रहता था। तो जो लोग गरीब लोग थे, जो श्रमिक लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो फैक्ट्री में काम करने के लिए गांव से शहर आए थे, वो शहर में आकर के कहां रहते थे। तो 3 जगह का नाम हम आपको बता रहे हैं। शहर में रहकर के, ये शहर में आकर के कहां रहते थे, पहला तो टेनेमेंट्स में रहते थे, जो कि एक अपार्टमेंट जैसा होता था जिसमें बहुत सारा रूम बना रहता था, या फिर रैन बसेरा में रहते थे, या फिर झोपड़पट्टी में रहते थे। तो गांव से शहर में जो लोग आते थे ना, वो यही सब जगह पे रहते थे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू, जल्दी से बताइए। अरे हैप्पी भाई दूज, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाई दूज है ना, हाँ भाई दूज है आज, सही बात है, हमको जानने में नहीं था। चलिए, यहां तक बाबू समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। आपको यह समझ में आ गया कि जो गरीब लोग गांव से शहर में आते थे, वो शहर में आकर के कहां रहते थे, या तो टेनेमेंट्स में, या तो रैन बसेरा में, या तो झोपड़पट्टी में। आपको यह भी बता दिए कि टेनेमेंट्स क्या है, रैन बसेरा क्या है और झोपड़पट्टी क्या है। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। यस, बहुत बढ़िया। सर बहुत दर्द होता होगा भाई, अब तो दर्द नहीं होता है। जिस दिन जला था ना, रात भर सोए नहीं थे, यही समझ लो। जला था ना भाई, रात भर नहीं सोए थे, ना लहर रहा था, लगता था ना कि कोई बेहोश कर दे, उससे ज्यादा बढ़िया वही रहेगा। लगता था कि बेहोश हो जाएंगे, कम से कम दर्द मतलब लहरेगा तो नहीं, दर्द तो नहीं करेगा। इतना ज्यादा दर्द करता था, बहुत ज्यादा दर्द। चलिए सर, आज क्लास खत्म कर दीजिए, हम लोग भाई दूज मनाएंगे। अच्छा ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म करके तुरंत खत्म ही कर देते हैं क्लास। चलिए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब जरा एक बात समझिएगा आप लोग तो रहने सहने का व्यवस्था बता दिया कि लोग कहां पर रहते थे। अब क्या हुआ बाबू, अब जाहिर सी बात है
कि जब शहरों में उतने सारे लोग गांव से उठ करके आ गए, गांव में जानते हैं ना कि कुछ लोग ऐसा होता है जो अपराध प्रवृत्ति का लोग होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि गांव में चोरी कम होता है, लेकिन शहर में आ जाइए तो चोरी ज्यादा होता है, अपराध ज्यादा होता है, मारपीट ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो शहर में ना अपराध बढ़ जाता है, ये बात आपको भी पता होगा। जैसे गांव में आप बाइक लगा करके ना निश्चिंत हो जाइए, बाइक आपका कोई नहीं छुएगा, लेकिन वही शहर में बाइक लगा करके निश्चिंत होइएगा तो हमेशा के लिए बाइक से निश्चिंत हो जाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए शहरों में चोरी, अपराध ये सब ज्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब इंग्लैंड में, लंदन में, ठीक है ना, जब इतना संख्या बढ़ने लगा लोगों का तो अपराध भी बढ़ा होगा। यस, बिल्कुल अपराध भी बढ़ गया था। 1870 ईस्वी तक आते आते लगभग 20,000 अपराधी खाली हो गए लंदन में। सोच लीजिए, 20,000 अपराधी हो गए लंदन में। समझ में आ रहा है ना, लंदन में कितने अपराधी हो गए? 20,000 लगभग अपराधी हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा अपराध करते थे, ठीक है ना। अच्छा, इतना ही नहीं, अब उतनी संख्या में लोग आ गए कि फैक्ट्रियों में बाल मजदूरों की संख्या बढ़ गई। मतलब बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको मजदूर बना करके काम कराया जाने लगा, ठीक है ना। बाल मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई फैक्ट्रियों में, ठीक है। बच्चे पढ़ते नहीं थे, फैक्ट्री में आकर के काम करते थे। इसलिए 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया। हम आपको यहां से बताते हैं शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव, कि शहरीकरण का, आखिर शहरीकरण जब हुआ, शहर का जब विकास हुआ तो उसका नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा। तो नकारात्मक प्रभाव तो यही पड़ा कि 1870 तक लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी हो गए, मतलब शहरों में अपराध का संख्या बढ़ा। दूसरा, बाल मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हुई, यानी कि बाल मजदूर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई। 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 में लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। अब यहां पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून इंग्लैंड में कब लागू हुआ? पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 में लागू हुआ, और यह कानून इसलिए बना क्योंकि बच्चों से ना फैक्ट्री में काम करवाया जाता था। इसलिए वहां की सरकार ने कहा कि नहीं, कम से कम प्राथमिक शिक्षा जरूरी है, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा जरूरी है, और इसलिए हर एक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरा करना अनिवार्य है। और इसलिए 1870 में प्राथमिक शिक्षा कानून ले आया, ठीक है ना। अब सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा करने लगे। इसके अलावा 1902 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट आया था। फैक्ट्री एक्ट के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके थे कि महिलाओं से काम कराया जाता था, पुरुषों से बहुत ज्यादा देर काम कराया जाता था, मनमाना काम करा करके मनमाना मजदूरी दे दिया जाता था, मतलब मजदूरी भी ढंग से नहीं। तो इस तरीके से ना बहुत ज्यादा मनमाना किया जा रहा था मजदूरों के साथ। तो फैक्ट्री एक्ट आया था, जिसको फैक्ट्री कानून कहते हैं, जो कि 1902 ईस्वी में आया, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ जो होवे किया। अब क्या हुआ था कि जो फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, वे लोग मजदूरों से काम करवाने के लिए मजदूर को भरदम दारू पिला देते थे। अभी भी आप लोग देखते होंगे ना, गांव में अगर दारू के नाम पर मजदूर काम कर देता है, अगर उसको दारू के बोतल दिखा दीजिए कि कमाई वाला कर दो ना, बोतल दे देंगे, एकदम मजदूर मन से काम करता है। 2 घंटा के काम आधा घंटा में करके निश्चिंत कर देगा, मालिक जल्दी से बस बोतलवा दे दीजिए, ठीक है ना। दारू पीने के बाद पता नहीं चलता है कि कितना काम हो गया, लोग धड़ा काम सब समेट देता है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में भी वही होता था। फैक्ट्री के जो मालिक हुआ करता था ना, वो मजदूरों को धड़दम दारू पिला देता था, और दारू पिला करके फिर कहता था कि बस काम में लग जाओ, और सब लोग काम में लग भी जाता था, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां हुआ, जिसको कहते हैं संयमता आंदोलन, ठीक है ना। और संयमता आंदोलन इसलिए हुआ ताकि मजदूरों के बीच जो शराब की कंपनियां हैं उसको कम किया जाए। मजदूरों के बीच जो शराब की कंपनियां हैं उसको बहुत कम किया जाए। तो एक आंदोलन हुआ जिसको क्या कहते हैं? संयमता आंदोलन। तो परीक्षा में आएगा कि संयमता आंदोलन क्या है। तो बाबू याद रखिएगा कि ब्रिटेन और अमेरिका में एक मध्यम वर्ग के नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के बीच, मतलब मजदूरों के बीच शराब कंपनियों को कम करना था। और इसे ही क्या बोले? संयमता आंदोलन कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे? संयमता आंदोलन कहेंगे। क्लियर हुआ बाबू? अरे बच्चों को समझ में आया? ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये संयमता आंदोलन हुआ, ठीक है ना बाबू। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट तो पहले भी हुआ है, उसके आपको हम बताए किए थे, लेकिन एक फैक्ट्री एक्ट के बारे में जो बता रहे हैं ये इंग्लैंड में हुआ 1902 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए, हाँ, अब जरा समझिएगा। तो शहरों का विकास हो रहा था, बहुत बड़ा बदलाव भी हो रहा था। जब शहरों का विकास हुआ, आपकी ये जब औद्योगिक क्रांति आया था, तो आपको बताए थे कि हमारा समाज 2 वर्गों में बंट गया था, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग यानी फैक्ट्री का मालिक,
श्रमिक वर्ग यानी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। और जब शहरीकरण का विकास हुआ तो धीरे 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 करके ये जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग था, ये दोनों के बीच में एक और वर्ग निकला जिसको मध्यम वर्ग कहेंगे, पढ़ा लिखा वर्ग होता था। तो शहरीकरण के कारण ही मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है ना, शहरीकरण के कारण ही मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो इंग्लैंड में बहुत सारे आंदोलन हुए और उसमें एक आंदोलन हुआ चार्टिस्ट आंदोलन। आपको पता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1838 में, ध्यान रखिएगा। ये चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1838 में हुआ। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। और एक आंदोलन और हुआ था जिसको कहते हैं 10 घंटे का आंदोलन, याद रखिएगा। शहरीकरण के कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ, यह याद रखिएगा। मध्यम वर्ग के द्वारा ही चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ और 10 घंटे का आंदोलन। आप कहिएगा कि सर 10 घंटे का आंदोलन क्या है? 10 घंटे का आंदोलन है कि मजदूर लोगों से फैक्ट्री में बहुत ज्यादा देर तक काम करवाया जाता था। 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, मतलब मनमाना ढंग से काम करवाया जाता था। इसलिए मजदूरों ने एक आंदोलन किया, 10 घंटे का आंदोलन। भाई 10 घंटा से ज्यादा हम फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। इसके लिए एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का भी नाम क्या पड़ गया? 10 घंटे का आंदोलन। समझ में आ गया ना? अगर परीक्षा में यह आ जाए कि 10 घंटे का आंदोलन क्या है, 10 घंटे के आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सीधे बताइए कि फैक्ट्री में मजदूरों को बहुत मनमाने ढंग से काम करवाया जाता था। उनके काम का घंटा तय नहीं था, कितना देर काम करेंगे ये तय नहीं था। इसलिए मजदूरों ने 10 घंटे का आंदोलन किया ताकि फैक्ट्री में उनको काम करने का जो समय है वो सीमित कर दिया जाए, ठीक है ना। 10 घंटा से काम नहीं करेंगे, इसलिए एक आंदोलन हुआ जिसको 10 घंटे का आंदोलन कहेंगे। क्लियर बाबू? बताइए, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? बहुत बढ़िया। बुक आपका छठ के बाद आ जाएगा, ठीक है ना। छठ के बाद हम बुक लॉन्च कर देंगे। 12th वाला जो बुक है वो आ गया है। 12th वाला बुक ना छप करके आ गया है। 10th वाला बुक अभी तक नहीं आया है। 10th वाला बुक उम्मीद है छठ के बाद तक आ जाएगा। जैसे ही छठ के बाद बुक आता है हम लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। हाँ, छठ के बाद हो जाएगा। क्लियर? यस। ऐप अपडेट, ऐप एप्लीकेशन में भी ना हम सुधार करवाए हैं। कल जो हमारा क्लास डिस्टर्ब हुआ ना, उसके बाद हम एप्लीकेशन में भी सुधार करवाए हैं। आज एप्लीकेशन में भी हो सकता है एक अपडेट आ जाए जिसमें कि सब कुछ सुधार दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो ये समझ गए ना आप लोग। शहरीकरण के कारण ही मध्यम वर्ग का उदय हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, 1838 में 10 घंटे का आंदोलन हुआ, इसलिए आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र शहर बन गया। अब मतलब शहर अब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी बन गया और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बन गया। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है कि नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने। नागरिक अधिकारों के प्रति मतलब अपने अपने अधिकारों के प्रति लोगों को बुद्धि कब आया? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अगर सीधे सीधे सरल भाषा में पूछे तब, ठीक है ना। जो लोग थे, जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनको चेतना कब आया? कौन से आंदोलन के प्रयास के बाद उनका चेतना आया, उनका बुद्धि कब आया? तो लिखेंगे कि नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना आया चार्टिस्ट आंदोलन और 10 घंटे के आंदोलन के बाद। जब ये चार्टिस्ट आंदोलन किए, 10 घंटे का आंदोलन किए, तो उनका चेतना जग गया कि नहीं भाई, अब हम लोगों से ना थोड़ा सा ज्यादा काम करवाया जा रहा है, कुछ गलत करवाया जा रहा है, इसलिए लोगों को चेतना जगा। नगरों में व्याप्त आर्थिक सामाजिक असमानताओं ने वंचित वर्गों के मन में विरोध की भावनाएं जगाई। यानी कि नगर में, शहरों में जो आर्थिक सामाजिक असमानता था, अमीर गरीब में भेदभाव, मजदूर और मालिक में भेदभाव, तो इस प्रकार का जो भेदभाव था, ये लोगों के मन में ना एक विरोध की भावना जगाया। इसलिए वंचित वर्गों में अपने नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास हुआ और उनके द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए गए जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। यानी कि जब लोगों को लगा कि नहीं भाई, भेदभाव तो हो रहा है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भेदभाव हो रहा है, तब लोगों ने आंदोलन करने का निश्चय लिया और तब लोगों ने आंदोलन किया, उसमें सफलता भी मिला। तो आंदोलन शुरू ही हुआ है, ध्यान रखिएगा, मतलब अपने अधिकारों के लिए मजदूर लोग और मालिक लोगों के बीच में जो आंदोलन हुआ है, वो कब आंदोलन हुआ है? औद्योगिक क्रांति के बाद। आप लोग याद करिए, दूसरा नंबर चैप्टर जब पढ़ाए थे, इसके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, याद है कुछ आप लोगों को? कार्ल मार्क्स के बारे में जब पढ़ाए थे तो कार्ल मार्क्स का एक नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है, ठीक है ना। क्योंकि फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा मजदूरों के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, इसलिए कार्ल मार्क्स मजदूरों के मसीहा बनकर के आए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? और किस तरीके से फैक्ट्री के मालिक और मजदूरों के बीच में विवाद हुआ था, ये सब हम आप लोगों को दूसरे नंबर चैप्टर में समझाए थे, समाजवाद और साम्यवाद वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाए थे। आप लोगों को याद भी होगा अगर आप लोग रिवीजन करते होंगे तो, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, तो यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया। अच्छा, और भी यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि शहरों ने कौन कौन सी नई समस्या को जन्म दिया।
जब शहर का विकास हुआ तो नया नया समस्या भी आया। तो क्वेश्चन आएगा कि शहरों ने कौन कौन सी नई नई समस्या का जन्म, नया नया समस्या को जन्म दिया। दास कैपिटल बुक, बिल्कुल एकदम सही जवाब। आप लोगों को याद होगा दास कैपिटल बुक जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं, ये सब मजदूरों के हित में ही निकला था, मजदूरों के लिए ही कार्ल मार्क्स निकाले थे, और उनका दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों मिलकर के निकाले थे। चलिए ये वाला क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। तो बाबू याद रखिएगा कि लिखेंगे कि शहरों ने निम्नांकित नई समस्याओं को जन्म दिया। पहला, शहरीकरण के कारण बहुत कम कुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। शहरीकरण के कारण क्या हुआ कि जो बहुत कम कुशल लोग थे उनको रोजगार के अवसर मिला, ठीक है ना। जो कम कुशल लोग थे उनको रोजगार तो मिला, लेकिन उनको जल्दी ही रोजगार पर से हटा भी दिया गया, क्योंकि उनके पास कुशलता ही नहीं था, जिससे बेचारे में बेरोजगार हो गए। अब जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा वो ज्यादा देर काम नहीं ना करेगा। शहरों में काम पाने के लिए आपको बुद्धि के साथ साथ कौशल भी चाहिए, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काम करने ही नहीं आता है, तो काम करने नहीं आता है तो फ्री में उनको तो कोई पैसा देगा नहीं, तो इसलिए उनको बेरोजगार बना दिया कि जाइए आप घरे बैठिए भाई, आपका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो शहरीकरण के कारण बहुत कम कुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। और साथ ही साथ ग्रामीण जनसंख्या के शहरों की ओर पलायन कर जाने से आवास, स्वास्थ्य, यातायात, अपराध और प्रदूषण जैसी नई नई समस्याओं भी उत्पन्न हो गए। यानी कि अब गांव से सब लोग एकाएक शहर में पलायन कर गए। जब फैक्ट्री आया तो गांव से सीधे लोग शहर में गए। अब गांव से सीधे लोग शहर में गए तो पहला समस्या शहर में रहने का दिक्कत हुआ, दूसरा खाने पीने का दिक्कत हुआ, तीसरा स्वास्थ्य का दिक्कत हुआ, तबीयत खराब होते से लोग कहां दिखाए, स्वास्थ्य का दिक्कत हुआ, चौथा यातायात का दिक्कत हुआ, लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा था, पांचवा अपराध बढ़ने लग गया, शहरों में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ने लग गया। जब इतनी संख्या में लोग गए तो प्रदूषण भी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सब शहरों में नए नए समस्या आने लग गए, ठीक है ना। शहरों में ये सब नए नए समस्या आने शुरू हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। तो भाई शहरों ने आवास वाली समस्या को, स्वास्थ्य वाली समस्या को, यातायात वाली समस्या को, उसके बाद अपराध बढ़ने लग गया, ये सब समस्याओं को जन्म दिया। और दूसरा क्या बता दिया, मतलब ये तो दूसरा बताए, पहला क्या बताया कि गांव से जो लोग शहरों में काम करने के लिए गए थे तो हर एक लोगों के पास कुशलता बराबर नहीं है, जिनके पास जो कम कुशल लोग थे उनको अवसर कम मिला और वे लोग बेरोजगार हो गए। तो ये सब ना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां तक बाबू क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा समझिएगा, अब चूंकि सब लोग शहर में आ गए, अब शहर में आकर के लोगों को लगा कि अरे भाई अब तो यहाँ एकदम पूरा जनसंख्या भरा हुआ है, मतलब गांव में जो लोग रहते थे उनको हरा भरा नजर आता था कि गांव में तो एकदम हरियाली ही हरियाली रहता था भाई। अब शहर में आ गए तो प्रदूषण है, जनसंख्या है, गाड़ी ये सब मोटर ज्यादा ही चल रहा है, फैक्ट्री का धुआं, यही सब ज्यादातर होता था। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई शहरों में भी कुछ ऐसा जगह बनना चाहिए जो कि हरियाली वाला जगह हो, ठीक है ना। मतलब लोगों के रहने का भी जगह हो ना, वो कम से कम बीच में हो, जो पेड़ पौधे उन लोगों के बीच में हो। तो इसलिए इंग्लैंड में गार्डन सिटी बना। इंग्लैंड में क्या बना? गार्डन सिटी, मतलब शहर बना और शहर के बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए ताकि वहां का वातावरण स्वच्छ हो, ठीक है ना। तो शहर बना और शहर के बीच में क्या लगाए गए? पेड़ पौधे, ये सब लगाए गए ताकि जो वातावरण हो एकदम कैसा हो? स्वच्छ हो। तो गार्डन सिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है, आप लोग गार्डन सिटी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है ना बाबू। गार्डन सिटी कहां गया? हाँ देखिए, इस तरीके से गार्डन सिटी का विकास किया गया कि भाई ढेर सारे घर बने हुए हैं और घर के मतलब बगल में या फिर बीच बीच में कहीं कहीं पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाए। इसको गार्डन सिटी बोला गया। क्या बोला गया? गार्डन सिटी। और गार्डन सिटी का जो अवधारणा है, मतलब पूरा जो कह सकते हैं प्लानिंग, मतलब गार्डन सिटी को लेकर के आने वाले जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था एबनेजर हावर्ड। क्या नाम था? एबनेजर हावर्ड। याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल आता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। गार्डन सिटी मतलब होता है बगीचों का शहर। गार्डन सिटी का अर्थ होता है बगीचों का शहर, क्योंकि लंदन जैसे शहर में सब लोग गांव से उठ करके चले गए थे। और गांव से जब गए तो वहां प्रदूषण फैल गया, गांव से जब गए तो वहां पर जनसंख्या बढ़ा तो मतलब बीमारी भी बढ़ना शुरू हो गया, अपराध बढ़ने लग गया, वातावरण स्वच्छ नहीं रहता था। तो इन सब कारणों के चलते ना लोगों को लगा कि मतलब ऐसा शहर विकसित हो जहां पर कि पेड़ पौधे हो, वातावरण को संतुलित रखा जाए। तो इसलिए गार्डन सिटी लाया गया था, ठीक है ना। तो लंदन की भीड़ भरी बस्तियों को कम करने, खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने और शहरों को योजनानुसार बसाने की कोशिश की गई। मतलब इस तरीके से शहर को बसाने का प्रयास किया गया ताकि शहरों में भी गांव जैसा माहौल दिखे। शहरों में भी कैसा माहौल दिखे? एकदम गांव जैसा दिखे कि नहीं भाई शहर में भी है तो हरा भरा है, गांव जैसा माहौल है।
इसलिए लंदन के इर्द गिर्द, ध्यान से देखिएगा, लंदन के इर्द गिर्द मतलब लंदन के अगल बगल में हरी पट्टी विकसित किए गए। इस अवधारणा को वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर का नाम दिया, जिसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए। यानी कि शहरों में हरियाली फैलाने के लिए, शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एबेनेजर हावर्ड के द्वारा गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की गई। यहां से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। तो क्या बताइएगा जवाब, जल्दी से बताओ बाबू। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? लंदन का फोटो दिखाइए सर। भाई पहले का लंदन और आज के लंदन में ना आसमान जमीन का फर्क है। आज तो बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है वो लोग तो लंदन में जाकर के बसना चाहते हैं, ठीक है ना। लंदन हो गया, दुबई हो गया, ये सब जगहों पर लोग जाकर के रहना चाहते हैं, ठीक है ना। आप लोग बड़े बड़े लोगों को जानते होंगे, विराट कोहली, विराट कोहली ये सबको जानते हैं ना, बहुत कौन नहीं जानता है। विराट कोहली क्या लगता है कि वो लोग भारत में अब रहते हैं, दिल्ली में। विराट कोहली का घर दिल्ली में है, बड़े लोग बन गए, सेलिब्रिटी बन गए, अरबों खरबों में कमाने लगे, अब उनका घर दुबई में है, ठीक है ना। अब वो कमाते भारत से हैं लेकिन रहते दुबई में है। तो जिनके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, वो लोग भारत छोड़ करके दुबई चले जाते हैं। अब बताइए, कमाना है भारत से, रहना है दुबई में, यही होता है। तो ध्यान रखिएगा, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की। याद रहेगा, एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की। अच्छा, अब क्या हुआ? ये तो हो गया लंदन का बात। थोड़ा सा फ्रांस का बात बताते हैं। फ्रांस का राजधानी है पेरिस, ठीक है ना। फ्रांस का राजधानी कहां है? पेरिस। अब फ्रांस में भी थोड़ा सा बदलाव दिखा। फ्रांस में क्या बदलाव दिखा कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, वहां 1852 की बात कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1852 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय ने बैरॉन हॉसमैन की सहायता से पूरे पेरिस का पुनर्निर्माण करवाया। पूरे पेरिस शहर का फिर से एक बार निर्माण करवाया था नेपोलियन तृतीय ने। नेपोलियन तृतीय आपको याद होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। इतिहास का पहला नंबर चैप्टर याद करिए, इतिहास का पहला नंबर चैप्टर याद करिए। नेपोलियन तृतीय सम्राट बना था उसमें, याद है? नेपोलियन तृतीय, जब बुर्बो वंश जब बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया था तो लास्ट में नेपोलियन तृतीय राजा बना था। और नेपोलियन जब वहां का सम्राट बना तो उसने पूरे पेरिस शहर का पुनर्निर्माण करवाया था। और इंजीनियर कौन था? पूरे पेरिस शहर का नक्शा बनाने वाला, स्ट्रक्चर बनाने वाला इंजीनियर जो था वो यही व्यक्ति था, इंजीनियर था। इसका नाम है बैरॉन हॉसमैन। क्या नाम है? बैरॉन हॉसमैन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस शहर का पुनः निर्माण किसने किया, तो होगा बेरिन हॉसमैन। और किसने करवाया? तो नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय ने करवाया। और किया किसने? तो किया बैरॉन हॉसमैन ने, ठीक है ना। बैरॉन हॉसमैन ने किया। अरे बच्चों को समझ में आया? ठीक है ना। तो नेपोलियन तृतीय ने बैरॉन हॉसमैन की सहायता से पेरिस शहर का पुनः निर्माण करवाया। अच्छा, बैरॉन हॉसमैन फ्रांस का प्रसिद्ध वास्तुकार था। वास्तुकार मतलब क्या होता है? वास्तुकार मतलब होता है कि जो घर ये सब का नक्शा जो बनाता है ना, उसी को कहते हैं वास्तुकार, ठीक है ना। जिसे नेपोलियन तृतीय ने पेरिस में नया नया पार्क, सड़क, भवन, बड़े पैमाने पर अन्य सार्वजनिक कार्य करने के लिए नियुक्त किया था। मतलब नेपोलियन तृतीय जो वहां का सम्राट था, ठीक है ना। नेपोलियन तृतीय जो वहां का सम्राट था, नेपोलियन तृतीय का नाम आप लोग शायद जानते होंगे। एक मिनट, नेपोलियन तृतीय, देखिए आपको नेपोलियन तृतीय को दिखाते हैं। नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, ये है नेपोलियन तृतीय। देखिए ये है नेपोलियन तृतीय, ठीक है, ये है नेपोलियन तृतीय, ठीक है ना। इसी ने पूरे फ्रांस शहर, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस का पुनर्निर्माण करवा दिया था। पूरा शहर को फिर से नया बना दिया, सोच लीजिए। और किसकी सहायता से? तो बैरॉन हॉसमैन की सहायता से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ बाबू यहां तक सारे बच्चों का? याद रहेगा। तो नेपोलियन तृतीय ने बैरॉन हॉसमैन की सहायता से पूरे पेरिस शहर का निर्माण करवाया। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ बाबू कि अब थोड़ा सा शहरों में यातायात का सुविधा हम लोग पढ़ लेते हैं कि जब शहरों में उतने सारे जनसंख्या में लोग गए, शहरों में उतने सारी संख्या में जब लोग गए तो वहां पर यातायात का कैसा सुविधा था। लोगों के आने जाने के लिए, लोगों को फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना पड़ता था, तो लोगों के लिए कैसा व्यवस्था बनाया गया था आने जाने के लिए, मतलब यातायात के लिए। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। यातायात का सुविधा के बारे में याद रखिएगा। यातायात का विकास कैसे हुआ? शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं पहुंच सकते थे। मतलब धीरे धीरे करके इतना बड़ा शहर हो गया
कि लोग पैदल अपने काम करने की जगह तक पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए शहर के आसपास सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की गई। मतलब शहरों में आने जाने के लिए, मजदूरों को, काम करने वाले लोगों को आने जाने के लिए व्यवस्था किया गया, ठीक है ना। यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में अपने कार्य करने वाले जगह तक पहुंच सके। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम करने वाले जगह तक पहुंच सके। और इसलिए दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल मतलब समझते हैं मेट्रो ट्रेन, जो शहरों में चलता है, ठीक है ना। आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन चलता है, दिल्ली में, कलकत्ता में, पटना में भी शुरू हो गया है। पटना के बारे में आपको पता है कि पटना में मेट्रो ट्रेन शुरू हुआ है? पटना में मेट्रो ट्रेन शुरू हुआ है, आपको पता है? पटना में मेट्रो ट्रेन इसलिए शुरू हुआ, चाहे किसी भी शहर में मेट्रो ट्रेन इसलिए चलता है ताकि यात्री लोग एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से चला जाए। होता क्या है कि लोग ऑटो से जाते हैं, टोटो से जाते हैं, या फिर कोई भी भाड़े गाड़ी से जाते हैं, तो जाम में फंस गए, समय से अपने जगह पे नहीं पहुंच पाए। इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मेट्रो ट्रेन चलता है, जो समय पे आपको कहीं भी पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का उद्घाटन कब हुआ? 10 जनवरी 1863 ईस्वी। सबसे पहला मेट्रो ट्रेन इंग्लैंड में ही चला था, ठीक है ना। सबसे पहला मेट्रो ट्रेन, इस तरीके का पहले ट्रेन चलता था, देख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला मेट्रो ट्रेन जो चला, कब चला? 15 रुपया का टिकट है सर। अरे वाह, बड़ा गहराई में जाकर के नॉलेज रखे हो भाई पटना मेट्रो के बारे में। अभी पटना का जो मेट्रो ट्रेन है ना, वो भूतनाथ से बैरिया बस स्टैंड तक चलता है, जहां की 15 रुपया का टिकट है। देखिए, सब लोगों को टिकट का भी दाम पता है। समझ में आया यहां तक? तो आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला मेट्रो ट्रेन कब चला, तो दुनिया का पहला भूमिगत रेल यानी कि मेट्रो ट्रेन कब चला? याद रखिएगा, 10 जनवरी 1863 को दुनिया का पहला मेट्रो ट्रेन कब चला था। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ना यही सब पूछ देगा। दुनिया का पहला भूमिगत रेल, मेट्रो ट्रेन हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, भूमिगत रेल, याद रखिएगा। तो भूमिगत रेल का उद्घाटन कब हुआ? 10 जनवरी 1863 को पहला भूमिगत रेल चला, ठीक है ना। यह रेल लाइन कहां से कहां तक? लंदन की पेंडिगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच था। चूंकि लंदन है ना, वहां पर गली का भी नाम थोड़ा अंग्रेजी में रहता है, ठीक है ना। हम लोग के भारत जैसा नहीं है कि वृंदावन कॉलोनी, ठीक है ना, और ये मतलब आदर्श कॉलोनी, मतलब इस तरीके का ना वहां पे नहीं रहता है। वहां पे जो गली का भी नाम है ना, थोड़ा इंग्लिशीय में रहता है, ठीक है। तो यह जो रेलवे लाइन चला, ये वाला जो रेलवे लाइन चला, मतलब भूमिगत रेल वाला, जो 10 जनवरी 1863 को जो शुरू हुआ, तो ये रेलवे लाइन कहां से कहां तक? ध्यान रखिएगा, लंदन का एक जगह है पैडिंगल, तो पैडिंगल से कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच में यह रेलवे लाइन चला। और पहले दिन ही जब रेल का शुरू हुआ, जब भूमिगत ट्रेन शुरू हुआ, पहले दिन ही 10,000 यात्री सफर किए। सोचिए, 10 जनवरी 1863 को उद्घाटन हुआ और पहला दिन ही 10,000 यात्री सफर कर लिए। सोच लो भाई, पहला दिन। हमको लगता है पटना में मेट्रो ट्रेन भी खुला होगा तो 10,000 नहीं गया होगा, और उस समय लंदन में 10,000 यात्री पहला दिन सफर कर लिए। मतलब इतना ज्यादा जनसंख्या था और लोगों को इतना ज्यादा आने जाने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। यहां तक याद रहेगा बाबू? यहां तक ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि 1880 ईस्वी तक बहुत ज्यादा भूमिगत रेल का विस्तार हो गया था, ठीक है ना। 1880 ईस्वी तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार बहुत हो गया था, जिसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। मतलब एक साल में भूमिगत रेल से लगभग 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। इतना ज्यादा हुआ भूमिगत रेल का इस्तेमाल होता था। भूमिगत रेल बनाने के लिए, मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए बहुत सारे मकान गिराए गए, जो पुराना चाहे नया मकान। अब जैसे ऐसे समझ लो कि रेलवे का लाइन बिछ रहा है, रेलवे का ट्रैक बिछ रहा है, बीच में मकान आ गया तो मकान को ढा दिया गया, सड़क आ गया, सड़क को बंद करा दिया गया, ठीक है ना। तो इसलिए जब वहां भूमिगत रेल का विकास हुआ लंदन में, हम जितना भी बात कर रहे हैं अभी लंदन का बात कर रहे हैं, तो लंदन में जितना भी भूमिगत रेल का विकास हुआ, तो उस भूमिगत रेल के कारण, ठीक है ना, भूमिगत रेल के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे मकान गिराए गए। भूमिगत रेल के कारण बहुत सारे मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई, लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया। भाई जाहिर सी बात है, कुछ भी होता है तो गरीब लोग ही उजड़ता है। जैसे देखते हैं ना, भारत में क्या होता है, कहीं पर रोड बनाना हो, रोड के बीच में गांव आ गया तो गांव खाली करवा दिया, रोड के बीच में घर आ गया तो घर खाली, उसके बदले में सरकार मुआवजा दे देती है। तो लंदन में भी ऐसा ही हुआ। भूमिगत रेल का जब विकास हुआ तो बहुत सारे मकान ढा दिए गए, गिरा दिए गए, सड़क बंद हो गया, गरीब लोगों का घर उजाड़ दिया गया। इस तरीके से बहुत सारा चीज इस प्रकार से हुआ, तब जाकर वहां भूमिगत रेल का विकास हुआ। चलिए अब लगे हाथ, आप ये भी याद रखिए कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चला और उसका नाम क्या था। ये आपको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ा चुके हैं। भूगोल में जब हम आपको रेल मार्ग के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आपको बताए थे कि भारत में सबसे पहला जो ट्रेन चला था वह 16 अप्रैल 1853 को
भारत में सबसे पहला ट्रेन कब चला? 16 अप्रैल 1853 को। जो ट्रेन चला था वो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था, ठीक है ना। तो भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चला? याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि जो ट्रेन चला उस ट्रेन का नाम क्या था? शताब्दी एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं था, ठीक है ना। जो ट्रेन चल रहा था सबसे पहले भारत में जो ट्रेन चला उसका नाम कौन सा? वंदे भारत एक्सप्रेस या बाल गंगाधर तिलक एक्सप्रेस नहीं था, ब्लैक ब्यूटी था। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक है लेकिन ब्यूटी है, सोच लो भाई, ब्लैक ब्यूटी था नाम। तो आप याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे पहला ट्रेन चला उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। कहां से कहां तक चला? मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है ना। थाना मतलब पुलिस थाना मत समझ लीजिएगा, थाने एक जगह का नाम है। तो मुंबई से थाने के बीच में कितना किलोमीटर का दूरी तय किया? 34 किलोमीटर का। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चला? 16 अप्रैल 1853 को। तो यहां से ना 4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला कि 16 अप्रैल 1853 को चला, दूसरा मुंबई से थाने के बीच चला, तीसरा 34 किलोमीटर का दूरी तय किया, और चौथा ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। क्लियर? ठीक है बाबू। सर यह सब पिछले वर्ष वाला है, पिछले वर्ष भी यही पढ़ाए थे। हाँ, तो पिछले वर्ष पढ़ाए थे कि भारत में पहला ट्रेन चला था मुंबई से थाने के बीच में, और मतलब इस बार मुंबई से हम बता दें अहमदाबाद के बीच में। भाई सिलेबस चेंज नहीं ना हुआ है, जो चीज हम पिछले वर्ष पढ़ाए थे वही चीज हम इस वर्ष भी पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि सिलेबस चेंज हो गया हम कुछ अलग पढ़ाएंगे। अब कॉमन सा चीज है, सिलेबस वही है, पिछले वर्ष भी हम वही चीज पढ़ाए थे तो इस वर्ष भी हम वही चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर बाबू यहां तक? हाँ चलिए अब देख लेते हैं और क्या बचा है। थोड़ा सा और बचा है, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका। मतलब जब शहर का विकास हुआ तो उसमें जो व्यवसायी वर्ग थे, जो बिजनेस करने वाले लोग थे, उनका क्या योगदान है, जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनका क्या योगदान है, और जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनका क्या योगदान है। अब हम लोग ना यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो व्यवसायिक वर्ग थे उनका क्या योगदान है। तो शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। व्यवसायिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र शहर ही होते थे, मतलब शहर में ही ज्यादातर बिजनेस होता था। गांव में तो बिजनेस होता नहीं है, शहर में बिजनेस होता था। अतः व्यवसायी वर्ग ने अपनी जो पूंजी था उसको शहरों में ही इन्वेस्ट किया, निवेशित किया। परिणाम स्वरूप रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ और शहरीकरण की प्रक्रिया को गति मिली। यानी कि जो व्यवसायी वर्ग के लोग थे, जिनके पास पूंजी था, जो बिजनेस करने वाले लोग थे, वो अपना पूंजी कहां इन्वेस्ट किए? शहरों में इन्वेस्ट किए। और जब पूंजी शहरों में इन्वेस्ट किए तो नए नए रोजगार बना, और नए नए रोजगार बना तो लोगों को रोजगार मिला, और जब लोगों को रोजगार मिला तो लोग काम करने के लिए शहर में आए और शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हुई। तो व्यवसायी वर्गों का योगदान है। अच्छा, मध्यम वर्ग का क्या योगदान है? तो मध्यम वर्ग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यम वर्ग मुख्यतः सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। सेवा क्षेत्र आप लोग समझते हैं ना, डॉक्टर, मास्टर, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। तो सेवा क्षेत्र से लोग जुड़े हुए थे, जो मतलब जो मध्यम वर्ग थे, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग पढ़े लिखे वर्ग होते थे, तो इसलिए पढ़ा लिखा वाला काम करते थे। तो ये लोग सेवा वर्ग से, और उनके लिए रोजगार के अवसर शहरों में भी उपलब्ध थे, इसलिए मध्यम वर्ग ने शहरीकरण को समर्थन दिया और उसे गति प्रदान की। यानी कि मध्यम वर्ग के भी जो लोग थे वो भी शहरीकरण में अपना बहुत अहम योगदान दिए हैं। और तीसरा सबसे लास्ट में आता है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग का क्या योगदान है? तो बाबू मजदूर वर्ग ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण क्षेत्रों से काम की तलाश में शहर आए, मजदूरों को आवास उपलब्ध कराने के क्रम में शहरों का विकास हुआ। शहरों के विकास में मजदूर वर्ग का भी अहम योगदान है। जो लोग गांव से शहर में आए थे काम की तलाश में कि शहरों में हमें रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, अब वो शहर में आकर के बस गए। अब जब शहर में आकर के बस गए तो शहरों का विस्तार हुआ, ठीक है ना। साथ ही मजदूरों के कठोर श्रम ने उत्पादन में वृद्धि कर व्यापारिक गतिविधियों को भी तीव्रता प्रदान की। यानी कि मजदूर लोग आए, शहरों में आकर के कठिन परिश्रम किए, बहुत ज्यादा मेहनत किए, इसलिए यहां पर क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुआ, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुआ, इसलिए शहरीकरण की प्रक्रिया को क्या मिला? बढ़ावा मिला। इसलिए शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई। क्लियर हो गया? यानी कि शहरीकरण की प्रक्रिया में पढ़े लिखे वर्ग यानी मध्यम वर्ग, व्यावसायिक वर्ग और मजदूर वर्ग तीनों का योगदान है, और तीनों के योगदान के कारण ही शहर का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है बाबू। तो एक क्वेश्चन भी आता है मध्यम वर्ग के बारे में, पूछा जाता है कि शहरों के उद्भव में यानी कि शहरों के निर्माण में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही है? शहरों के निर्माण में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही है, बताइए। बाबू लिखेंगे शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की सकारात्मक भूमिका रही है। मध्यम वर्ग जिसे बुर्जुआ अथवा बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है, मुख्यतः सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यह वर्ग शिक्षक, वकील, चिकित्सक, अभियंता, लिपिक आदि विभिन्न सेवाओं से जुड़ा हुआ था। इस वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर केवल शहरों में ही उपलब्ध थे, यानी कि जो पढ़े लिखे वर्ग थे ना, उनके लिए रोजगार के अवसर शहरों में उपलब्ध थे। इसलिए इस वर्ग ने शहरीकरण की प्रक्रिया को अपना समर्थन देकर के उसकी गति को
को तीव्रता प्रदान की। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि शहरीकरण की भूमिका में मध्यम वर्ग का क्या योगदान है, तो आप लोग आराम से लिख दीजिए कि शहरीकरण की भूमिका में मध्यम वर्ग का क्या योगदान है, लिखा जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बाबू ना यहां तक आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आज रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। अगली क्लास में हम आपको विथ सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव पूरा हम आपको करवा देंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगा। अगला क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो लिख रहे हैं कि सर आज भाई दूज है, आज छुट्टी दे दीजिए, पूजा करना है। चलिए भाई पूजा करते रहिए, ठीक है। हैप्पी भाई दूज भैया, थैंक यू। चलिए आज भाई दूज है तो जाइए अच्छे तरीके से पूजा करिए। अच्छा एक चीज और, आज शाम में ना जो क्लास करवाएंगे वो 6 बजे से ही करवाते हैं, क्या कहते हो आप लोग? आज शाम में ना 6 बजे से ही क्लास करवाते हैं, ठीक रहेगा ना? शाम में क्लास ना 6 बजे से ही करवाते हैं, क्योंकि अब 6 बजे ना अंधेरा हो जाता है, काम हो जाता है। तो आज शाम में ना 6 बजे से ही क्लास करवाते हैं, हम नोटिफिकेशन डलवा देंगे, आज शाम में 6 बजे से ही क्लास चले, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इसको। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अगली क्लास में, अगला क्लास आपका दोपहर को होने वाला है, तो दोपहर वाली क्लास में मिलते हैं। अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। दोपहर में आपका हिंदी का क्लास होगा, जनतंत्र का जन्म चैप्टर पढ़ाएंगे, तो मिलते हैं दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते हुए मन लगा करके ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।